नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपरेक टाइम। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पद्मश्री से सम्मानित बाबूलाल दोहिया हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके द्वारा विशेष रूप से ऐसे कार्य किए गए हैं, जो किसान हैं उनसे जुड़े हुए कार्य किए गए हैं, जिसको लेकर वह आज तमाम लोग उनको जानते हैं और उनके कार्यों को लेकर भी सराहना करते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जो उन्होंने बीजों को लेकर पारंपरिक जो बीज हैं उनका एक संग्रहण किया है, और विशेष रूप से कई ऐसे बीज हैं जो हमारे प्राचीन हैं। शुरुआत से उन बीज की खेती होती थी, जबकि आज ऐसे बीज बहुत ही कम आपको मिलते हैं। उसके क्षेत्र में उनके द्वारा विशेष रूप से कार्य किया गया है, तो हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इन बीजों का संग्रहण किया है और क्या उद्देश्य है उनका इसके पीछे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी। क्या है कि मैं तो मूल रूप से साहित्यकार था। बघेली जो हमारी आंचलिक बोली है, 4 जिलों की रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उसमें मैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, लोक कथा, कहावतें, इनका संकलन कर रहा था। तो मैंने ये महसूस किया कि अधिकांश कहावतें हमारी, अधिकांश हमारी लोक कथाएँ परंपरागत अनाजों पर है। तो हमने ये सोचा, अब जैसे देखिए कहावत है, धान बोवे करगी सुअर खाए न समधी, ये बघेली में है। अर्थात करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी। सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि बाल में उसके सेंकुर हैं, कांटे हैं, और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल, उसको तो विष्णु भोग खिलाएंगे। तो ये कैसे बनी होगी कहावत? जैसे हमारा जंगली क्षेत्र है तो किसान ने करगी भी बोया होगा, निवारी भी तो बोया होगा। निवारी में कांटे नहीं होते, करगी में होते हैं। तो सुअर एक दो मुंह पहले करगी में मारा होगा, जब मुंह में कांटे गड़े तो निवारी तरफ चला गया, उसको पूरी खा लिया। तो जो उसका अनुभव जनित ज्ञान था तो वो कहावत में ढल गया कि धान बोवे करगी सुअर खाए न समधी। ऐसे एक कहावत सिकिया धान पर कि धान बोवे सिकिया महतारी बावे न बिटिया, अर्थात सिकिया धान बोइए, न माँ को खाने को मिलेगा न बेटी को। अब इसमें वो है, लोक कथा है, अंतर कथा है इसमें कि माँ बेटी थे, बेटी का पिता था घर में। तो उस हिसाब 2-3 रिश्तेदार आ गए बर पक्ष के कन्या को देखने के लिए। माँ बेटी ने बढ़िया सिकिया का चावल कूट छर के बनाया। अब रिश्तेदारों को इतना भागा कि पूरा का पूरा खा गए, माँ बेटी को बचा ही नहीं। तो कहावत बन गई, धान बोवे सिकिया महतारी पावे न बिटिया। तो हमने सोचा कि ठीक है, हमारी तो 7-8 किताबें प्रकाशित हैं। हमने कहा किताब प्रकाशित हो जाएंगी हमारी मुहावरा, लोकोक्तियाँ, लोक कथाओं की। लेकिन लोग कैसे वो करेंगे कि कौन सी सिकिया धान है, कौन सी करगी धान है? तो इन धान को होना भी चाहिए। तो हम क्या किए कि उनके साथ साथ हम उन लोक कथाओं के साथ साथ हम अनाजों का के बीजों का संकलन करने लगे। क्योंकि पहले हमारे पूरे देश में धान की 1,10,000 प्रजातियां थी। 70 के दशक के पहले अकेले 22,800 प्रजातियां डॉक्टर राधेलाल रिछारिया रायपुर यूनिवर्सिटी में थे, तो उनने संकलित किया था हमारे इधर। मतलब जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था। हाँ, संयुक्त मध्य प्रदेश की। तो आज ये स्थिति आ गई कि अब 800 काउंट माने 22,000 काउंट कहे 800 मिल जाए तो बड़ी कठिन है। तो इसलिए हम इन पर काम करने लगे। तो इस तरह हम करने लगे। तो अब जब कहीं जाते हैं मुहावरा, लोकोक्तियाँ, लोक कथाओं के लिए, तो पूछ लेते क्या आपके पास परंपरागत अनाज भी हैं? तो अगर होते तो ले आते। ऐसे तमाम अनाजों पर, जैसे कुटकी पर है कि 3 पाक 2 पानी पकाई कुटुक रानी, सामा जेठान कहा है सब अनाज से आगे आए। तो जब हमने संकलन किया सबका, तो हमने कहा कि इन अनाजों का होना जरूरी है। तो हम उनका भी संकलन करने लगे और छोटे छोटे भूखंडों में उगाने लगे। वो हमारा इसी तरह का शौक था। जैसे कुछ लोग डाक टिकट एकत्र करते हैं, कुछ लोग सिक्के करते हैं। अब उनके सरल हैं कि एक बार एकत्र कर लिया, हमारे थोड़ा कठिन, हर साल छोटे छोटे भूखंडों में उगाना पड़ता है इस तरह से। तो इस तरह से हमने शुरू किया। तो शुरू में 10-15 धानें मिली, ज़्यादा हमने ध्यान धान पर दिया क्योंकि हमारी 2 गांव में खेती है। जब एक दूसरे गांव जाते पगडंडी रास्ते, तो रंग बिरंगी धानें खूब मिलती 70 के दशक में। हमने देखा कि जब हरित क्रांति आई तो तमाम वो सब धानें खत्म हो गई, 2-4 बौनी किस्म की आ गए, वो खत्म। तो हम धान पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो इस तरह से 10, 15, 25 होते होते 110 प्रकार की हमको मिली। फिर मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने हमको 40 जिले की यात्रा करवाई, बीज बचाओ यात्रा। तो लगभग 2000 किस्मों के बीज हमने एकत्र किए। उसमें 100-125 किस्म जो थे तो
परंपरागत थे, बाकी सब लोगों ने ऐसे दे दिया, वो तो नहीं जानते थे क्या। तो अब हमारे पास लगभग 200 ऐसी धान की किस्में हैं जिसको हम हर साल उगाते हैं छोटे छोटे भूखंडों में, और पूरे देश के लोगों को 1 एकड़ में उगाते हैं। देश के लिए हमने समर्पित किया 1 एकड़ ज़मीन घर के पास की। और जब उगाते हैं तो पूरे देश के लोग जो आते हैं, तो जिनको जो बीज चाहिए तो उनको हम प्रदान करते हैं, फ्री में देते हैं, कोई पैसा उनसे नहीं लेते। अब कभी कभी अब हमको बड़ी आनंद की अनुभूति तब होती, जैसे कोई 40 साल पहले डिहुला धान का चावल खाया था। अब वो कहता कि दाहिया जी हमने डिहुला का धान का चावल खाया था, अब हमारे पास नहीं है। और जब हम डिहुला उसको देते हैं तो जो उसके मन में आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति हमको भी होती है कि हमने एक अच्छा काम किया। तो इस तरह से हम बचाने लगे, बचा रहे हैं। फिर हमने एक और काम कर दिया। क्या था कि जैसे गांव में अगर एक ट्रैक्टर आता ना, तो 10 जोड़ी बैलों को घर से निकाल देता है। तो न सिर्फ बैल जाते हैं, अगर मान लीजिए एक हल चला गया तो हल के पीछे 50 छोटे मोटे उपकरण चले जाते हैं, ओइरा, ढोलिया, डेंगर, हरैनी, हरिस, जुआ, ये सब चले जाते हैं बहुत सारे। रस्सी गरमे भी चले, मवेशी भी तो निकल गए। तो ऐसे उपकरणों का लगभग 300 ऐसे उपकरण और बर्तन हैं जिनका हमने एक संग्रहालय बना दिया है, जिसको अब विदेशों के लोग भी देखने आते हैं। और एक बीज बैंक भी बना है जिसमें 300 प्रकार के अनाज रखे हैं, कुछ मोटे तो हम बीजों को लेकर जैसे चर्चा कर रहे हैं, जो प्राचीन बीज हैं हाँ। और आज के जो बीज आते हैं, लोग आधुनिक बताते हैं कि यह बहुत आधुनिक बीज हैं और ज़्यादा इनमें पैदावार होती है, लेकिन इनके फायदे नुकसान के बारे में लोगों को पता नहीं रहता है। तो आप इनको किस नज़र से देखते हैं कि जो हमारे प्राचीन जो बीज हैं वो हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, और आज के जो बीज आ रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हैं या फायदेमंद है, इसके बारे में थोड़ी। देखिए, जो जितने हमारे अनाज हैं, ये कोई वैज्ञानिकों ने उनको नहीं निकाला। जितने पशु हैं उनको कोई वैज्ञानिक जंगल से नहीं निकाला, ये सब जंगल के उत्पाद हैं। हमारे कृषक पूर्वज ही उनको जंगल से निकाल लाए और उनका यहाँ उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया, खेतों में उगा। ऐसे पशुओं को जितने हमारे पशु आज निकाल दिए गए ना, ये सब हमारे पूर्वजों ने खोजा है। और जिनको हमारे पूर्वजों ने नहीं खोजा, आज भी जंगल में विचरण, जिनको अपने लायक उनने नहीं समझा। अब देखिए, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इनको समझा, भेड़ बकरी सबको समझा, गाय बैल को। और जिनको नहीं समझा तो वो आज भी जंगल में है, उनने कहा कि हमारे लायक ये नहीं है, तो कोई वैज्ञानिक भी उनको पालतू नहीं बना सकता। पालतू की एक परिभाषा है कि कोई जानवर या कोई पक्षी आपका दिया भोजन करके प्रजनन करने लगे तो वो पालतू है। अगर वो प्रजनन नहीं करता तो पालतू नहीं। जैसे तोता है, मान लीजिए पिंजड़े में बंद है, आप उसको राम, सीता, अल्लाह अकबर जो सिखा देंगे वो कहने लगेगा। लेकिन अगर पिंजड़े का दरवाज़ा खुला, उड़ जाएगा, क्योंकि वो आपका पालतू नहीं, आपका वो कैदी है। लेकिन अब ऐसे वो गौरैया है, आपके आंगन का दाना चुगती है, आप वहीं रहती है जहाँ गांव की बस्ती, जंगल में गौरैया नहीं रहती, लेकिन एक आपसे दूरी बना के रहती है। आपकी गुलामी उसने स्वीकार नहीं किया, एक दूरी बना के रहती है। नज़दीक जाएंगे उड़ जाएगी, दाना आपका चुगेगा। लेकिन अब देखिए, भेड़ बकरी, गाय बैल पालतू हैं, मुर्गे मुर्गी बतख पालतू हैं, तो इनको लोग काटते पौलते रहते हैं। गाय बैलों को घर से निकाल दिया, फिर भी बेचारे बस्ती में आ जाते हैं। तो आज बड़े संकट में ये सब हैं, इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। जैसे जैसे जो हमारे परंपरागत अनाज हैं, वो हजारों साल से यहाँ के परिस्थिति में रचे बसे हैं। कम वर्षा में पक जाते हैं, ओस में पक जाते हैं, आगे पीछे के वो साथ साथ पक जाते हैं। लेकिन जो ये बाहरी आए हैं, इनमें ये गुण नहीं है। हमारा जो परंपरागत अनाज है वो व्यापार संस्कृत के लिए नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए था। पहले की जो हमारी खेती थी वो पेट की खेती थी, अकेले किसान के पेट की खेती नहीं। जो हमारे कृषक, वो हमारे सहायक उद्यमी हैं, लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार, उनके पेट की भी, जो हमारे कृषि श्रमिक हैं उनके भी पेट की। लेकिन आज की जो खेती है वो सेठ की खेती हो गई, इसलिए हो गई है कि वो शहर से संचालित होती। जैसे पहले क्या था, हमारे गाय बैलों को गोबर, हमारा अपना बीज। अब गाय बैलों से तो हमारा एक मूक समझौता जैसा था, एक संविदा थी कि गाय को हमने घास खिलाया, उसने हमको दूध खिलाया, हमारे घास से वो तंदुरुस्त बनी, उसके दूध से हम बने। गाय ने बछड़ा जाना, हमने उसको हल में चलाया, हल बैल खींच रहा है, चला हम रहे हैं। गाय बैल ने गोबर किया, हमने खाद बनाया, गाड़ी में भरा, खेत तक ले गए, और हल में चला बैल,
लेकिन जो उत्पादन हुआ तो चुनी चोकर भूसा चारा बैल का और अनाज हमारा। कितना बड़ा वो समझौता एक था। लेकिन आज बैल वैल सब निकाल दिए गए, सब तो पूरे दूर होता जा रहा है हाँ, आज के लोग तो इन ये सब जो चीजों से। अनाज है हमारे, ये हजारों साल के परिस्थिति में रचे बसे हैं। जो बाहर से आए हैं वो नहीं, उनमें क्या है, आज की खेती सेठ की खेती हो गई। कैसे हरे भरे खूब खेत दिखते हैं आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। क्योंकि इतनी लागत बढ़ गई है। हाँ, तो खेत की सेठ की खेती कैसे हो गई कि अब वो शहर से संचालित। जैसे मान लीजिए पहले किसान क्या करेगा, बीज खरीदेगा, तो महंगा बीज खरीदेगा, बिल्कुल। शहर से खरीदेगा। हम्म, खाद खरीदेगा तो शहर से खरीदेगा। कीटनाशक खरीदेगा, नींदानाशक बिल्कुल शहर खरीदेगा, ही से खैर खरीदेगा। हाँ। हाँ, और फिर माने सिंचाई भी का पैसा देगा, नींदानाशक कीटनाशक डाला, जोताई का पैसा देगा, और हार्वेस्टिंग का भी देगा। बाद में मंडी जाएगा लाद के, तब भी पैसा लगेगा। तो ऐसे 8 वो हैं, कारक हैं जो पूरा पैसा किसान का ले जाते हैं, किसान को कुछ नहीं मिलता। तो जबकि पहले ये सारी चीजें किसान वही स्वयं कर कहती लेता था, जैसे अब खाद वगैरह है ये किसान सब। की आज ये स्थिति है कि जैसे कोई भैंस है ना डेयरी के, तो 10 लीटर दूध देती है, लेकिन उसके पड़वा पड़ियों को कितना मिलता है, आधा 1 लीटर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे किसान का पूरा पूरा शहर चला जाता है, गांव में कुछ नहीं बचता। तो ये खेती जो है, तो सिर्फ खेत हरे भरे दिखते हैं, इतना भाव गिर गया है। जैसे देखिए पहले हरित क्रांति आई 70 के दशक में, 70 के दशक का आप हिसाब लगाइए, उस समय कोई अगर 2 क्विंटल चावल अपना बेच दे, उस समय सोने का अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सोना नियंत्रित करता है। चीन का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हमको तब हथियार दिए जब हमसे सोना लिया, हमारे पैसे को, मुद्रा को कुछ नहीं माना। सोना नियंत्रित करता है। तो 70 के दशक में सोने का मूल्य था 200 रुपये तोला, और उस समय कोई 2 कुंटल चावल बेच दे तो 1 तोला सोना आ जाता था। आज अगर हम आप 1 तोला सोना खरीदना चाहें 10 ग्राम ही, तो हमको अपना 25 क्विंटल चावल और 30 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। किसान का कितना घट गया, 10 गुना घट गया। माने 70 के दशक के 1 रुपए की क्रय शक्ति 10 पैसे बराबर रह गई। अच्छा, किसान घाटी में गया तो है। घाटे में गए हाँ, तो उसको कहीं कुछ लाभ नहीं, सिर्फ हरे भरे खेत दिखते हैं। तो इस तरह से इस तरह से हमारी ये जो खेती है, जो आज की खेती है, सेठ की खेती है, गांव का अर्थशास्त्र, किसान की खेती नहीं है, हाँ, रह गई गांव है। का अर्थशास्त्र पूरी तरह से फूटी बाल्टी की तरह है। जैसे 10 टोंका की बाल्टी आप कुएं में डालिए ना, तो ऊपर आते आते पानी पूरा कुएं में चला जाएगा। ऐसे किसान का है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि कोई दूध बेचने गया शहर, तो वो क्या करेगा, दूध बेचे, ठीक, उसको पैसा मिलेगा। लेकिन वही पैसा डाले आता ना, वो क्या क्या करेगा, वो करेगा कि जूते वाले के जूते, दवाई वाले की दवाई, कपड़े वाले के कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन ले लिया, बच्चों की किताबें ले लिया, हर चीज़ें वहाँ ले लिया। वहीं अब फिर थका मांदा गया तो 1-2 गिलास किसी मदिरालय में पी भी लिया, तो उसका पैसा वही कुआं में चला गया। लेकिन शहर का क्यों बढ़ता है, शहर का पैसा राउंड करता वहीं वहीं। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा वाला जूते वाले के जूता वाला, कपड़ा वाला दवाई वाले के दो, तो वहाँ जैसे कोई 100 रुपया लगाया ना पूंजी, तो दिन भर में 110 रुपया सबकी हो जाती है, क्योंकि वहीं वहीं वो राउंड करता है। तो गांव की तरक्की तब होगी, ये खेती होती थी, इस तरह से नहीं होती। खेती तब भी जीविकोपार्जन था, अब भी है। वो जब राउंड करेगा गांव में पैसा, तब उसकी तरक्की हो। तो ये खेती खाटे की देती है। लेकिन हमारे जो परंपरागत अनाज है, तो उनमें कोई लागत नहीं आती। देखिए उनमें नींदानाशक डालने की जरूरत नहीं, उनका तना बड़ा होता है 4-5 फुट का। तो नींदा को वो, जैसे मान लीजिए जैसे हमने रोपा लगा दिया, तो रोपा इतना बढ़ जाएगा कि जो खरपतवार जमेगा तो उसकी हवा रोक देगा, वो सूरज की गर्म रोशनी रोक देगा, तो वहीं खिया के वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बौनी किस्म का है, तो वो 3 स्टेज में घास जमती तो उसको दबा लेगी, तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, नींदानाशक डालना पड़ेगा, तो वो जहरीला भी हो जाएगा। और कीटनाशक भी डालने की जरूरत नहीं। हमारे जीवों की एक भोजन श्रृंखला बनी हुई है। जैसे मान लीजिए कि कीट अगर मान लीजिए है, तो मकड़ी जो है, तो जैसे ही ये सितंबर में कीट लगते हैं, जब बरसा ऋतु खत्म हो जाती है, तो मकड़ी तब तक जाल बिछा लेती है। अब मकड़ी शाकाहारी जीव तो नहीं है, वो मांसाहारी है, उसको चाहिए बच्चे, उसके बच्चों के लिए। अब वो लाखों बच्चे तैयार करेगी धान के, उसमें पूरा जाला बिछा देगी। तो प्रकृति उसके खाने के लिए
कुछ जीव भेजती है, कीड़े भेजती है, तो 2-4 दिन में खा के वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब इसलिए मकड़ी नहीं कंट्रोल कर पाती। हमारे कुछ ऐसे कीट भी हैं जो मांसाहारी हैं, जैसे शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं, तो इसलिए नहीं खा पाते कि वो इतने मात्रा में, जैसे मान लीजिए खेत हमने पहले क्या था कि धानें अलग अलग स्टेज में रहती थी, गेहूं अलग अलग स्टेज में, अब एक स्टेज में सब हजारों एकड़ में। तो जब ये रासायनिक खाद डालते हैं तो धान का पेड़ या किसी भी अनाज का पेड़, सब्जियों का पेड़ खूब हरा हो जाता। अब हरियाली सबके आँख को अच्छी लगती, तो दूर दूर का कीट आके जाएगा खेत में, तो वो खाएगा, तो कीटनाशक भी डालना पड़ेगा। अब पहले जो है तो हमारे जो परंपरागत जो हमारी खेती थी, उसमें अगर कीट लगता तो 2-4 दिन में दूसरा कीट आ जाता मांसाहारी, तो उनको खा जाता। ऐसा होता था। मकड़ियाँ हजारों बच्चे तैयार करती, तो कौन वो तो वही खाती ना कीड़ों को। तो वो आपने अभी बताया है कि आप जो ऐसी पुरानी चीजें जैसे हल वगैरह कई ऐसी चीजों का संग्रह किए हुए हैं। आपने भी बताया, हमने भी आपकी प्रोफाइल देखी तो उसमें ये सारी चीजें मिली, जैसे मठा जो बहाने वाली वो मथानी बोलते हैं, इन सभी चीजों का जो गाड़ी मूसर मतलब ऐसी गाड़ी मूस। तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है कि इन सभी चीजों क्या है कि हमने देखा, जैसे हम किसी संग्रहालय में जाते हैं राजा महाराजाओं के, तो वहाँ उनके ढाल, तलवार, भाला वर्ची सब रखे रहते हैं। आपके जैसे धुबेला में ही जाएं तो उसमें कि सवार वो हमारे छत्रसाल जी इतना वजनी भाला चलाते थे, इतनी बड़ी तलवार चलाते। तो वो क्या है, आज तो उनका ज़माना नहीं भाला बर्छी तलवार का, आज तो हमारे पास एटम बम है, मिसाइल, सब कुछ है। लेकिन वो ज़माना तब का है जब ये सब नहीं था, तो वो बहादुरी का प्रतीक है कि हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे, तो रखा है। लेकिन हमने देखा कि जब 70 के दशक में हरित क्रांति आई, ट्रैक्टर आया और ये हार्वेस्टर आए, थ्रेसर आया, तो हमारे 50 उपकरण चले गए चलन से, हमारे बर्तन भी चले गए। तो ऐसे हमने लगभग 300 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने संग्रहित करके रखा। आइए कभी हमारे यहाँ, आपको आमंत्रित करते, देखिए। वो तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है आपको, जब इन्हीं सभी कार्यों को लेकर सम्मानित किया गया तो कितनी खुशी हुई उसको लेकर के? अब देखिए, हम तो हमको काम करने में खुशी आती। हमको बहुत सारे पुरस्कार मिले, खुशी हुई, पद्मश्री में भी हुई, लेकिन हमको काम करने में जो खुशी होती, जब हम हरा भरा खेत देखते हैं, उसके बीच में खड़े होते हैं, तो एक अलग तरह की अनुभूति होती कि हमने कुछ किया है और उसमें मिला, ठीक है, तो अच्छा लगा, बस यही है। एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, जो आज की पीढ़ी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, खेती किसानी से लेकर और खान पान को लेकर क्या आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो नई पीढ़ी है तो इसको पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बाप दादों ने हमको अच्छा खासा जंगल दिया था, जंगल थे तो पशु भी थे और हर चीज़ें थी, और हमने 70-70 वाले उन्होंने बेवकूफ़ी किया, पूरा जंगल ख़त्म कर दिया। 3 पीढ़ियाँ हैं, हम पहली पीढ़ी के हैं, फिर हमारे पीढ़ी के हैं 45, 50, 60 साल वाले, आप लोग तीसरी पीढ़ी के हैं। तो वो जो बीच वाली पीढ़ी है, आप लोगों को क्या दे रही, उनको सोचना है। हमने तो बेवकूफ़ी किया, अब उनको बेवकूफ़ी नहीं करना है, उनको ये सब बचाना है, जंगल बचाना, पर्यावरण बचाना है, और हमारे परंपरागत अनाज बचाने हैं, क्योंकि ये परंपरागत हमारे अनाज यही माने पर्यावरण को बचा सकते हैं, हमारे पशु बचा सकते हैं। अब देखिए, बेचारों को निकाल दिया गया, ऐसे तो इससे तो नुकसान होगा, पर्यावरण विनष्ट होगा। जितनी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जितना वो हो रहा है, पहले कुछ नहीं था। तो इस तरह से अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमको हमारे परंपरागत बीज बचाने होंगे, फिर लौट के आना होगा हमारे परंपरागत उपकरण। जैसे हमारे जितनी लकड़ी है ना, तो ये अक्षय ऊर्जा है, और ये जैसे गैस चूल्हा है ना, तो ये अक्षय ऊर्जा थोड़ी है, गैस खत्म हो जाएगी 400-300 साल में, तो फिर लेकिन लकड़ी कभी खत्म ना होगी, सौर ऊर्जा कभी, ये अक्षय ऊर्जा है। तो अक्षय ऊर्जा की तरफ उनको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे।
तो हमारे साथ थे पद्मश्री से सम्मानित दोहिया जी, जिन्होंने आज की पीढ़ी को लेकर भी संदेश दिया है कि आज की जो पीढ़ी है, उसको पर्यावरण को बचाने को लेकर विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। और आपको हम बता दें, जो दोहिया जी हैं, उन्होंने जो हमारे प्राचीन बीज हैं, परंपरागत बीज हैं, उनके क्षेत्र में एक विशेष रूप से कार्य किया है। और साथ ही जो पुरानी चीज़ें हैं, जो यंत्र हैं, उनका भी एक विशेष रूप से म्यूज़ियम बनाया है, संग्रह किया है, और दूर-दूर से उनका यह संग्रह देखने के लिए वह आते हैं। और वह सतना जिले के हैं, और लोग उनकी विशेष रूप से सराहना भी करते हैं। और उन्होंने कई जिलों की यात्रा भी की है बीजों को लेकर, और सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। हमारे साथ वह बातचीत करने के लिए थे, और उन्होंने तमाम बिंदुओं पर हमसे चर्चा की है। पेपरेक टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर।